हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम वर्मा एक बार आपका फिर से केमिकल पीडिया में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग को पता है, अपना HRRL का एग्जामिनेशन आने वाला है 20 जुलाई को। उसका सीरीज स्टार्ट हो चुका था, ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड हो चुके थे। बट प्रीवियस 2-3 दिन में क्या हुआ, मेरे थ्रोट में प्रॉब्लम हो गया। इसके चक्कर में बिना बोले तो आपको पढ़ा नहीं सकता, इसलिए 4-5 दिन वीडियो नहीं आ पाया। लेकिन फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। 4 दिन आप लोग के पास बचा हुआ है, जिसमें से मैं 3 दिन लेके चलता हूँ कि 3 दिन आपके पास टाइम है, क्योंकि एक दिन तो आपको जर्नी में भी लगने वाली है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या प्लान मैं किया हूँ कि जो मेन 3 और टॉपिक बचे हुए हैं, क्योंकि आपका हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, सीआरई मैंने मल्टीपल टाइम अपने इंडियन ऑयल वाली सीरीज में भी पढ़ाया हुआ है, HPCL वाले में वो सेम क्वेश्चन रहने वाला, कुछ अलग नहीं होने वाला है। तो आप वहां से चाहे तो उसको पढ़ लीजिए। बहुत बार अपलोड किया हूँ, जितनी बार एग्जामिनेशन आता है उतनी बार अपलोड करता हूँ, ठीक। वो देख लीजिए। मेन फोकस कहाँ करना है कि जो कुछ नए टॉपिक्स जो इसमें ऐड हुए हैं उनको छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि वो अदर एग्जामिनेशन में नहीं आते हैं। तो उसको लेके मैं ज्यादा फोकस हूँ कि उनको जरूर आपका कंप्लीट कराना है, ठीक। एक इन्फॉर्मेशन ये हो गई। एक इन्फॉर्मेशन और मैं आपको देना चाहता हूँ, बट वो मैं आपको प्रोवाइड तो आज ही या कल में करवा दूंगा। लेकिन आपको उसका यूज तब करना है जब आप घर से निकल जाएंगे, ठीक है ना, मतलब एग्जामिनेशन देने जाएंगे तब उसका यूज करिएगा। एक मैं आपको पॉकेट एक बुक टाइप का दूंगा, ठीक है ना, मतलब PDF रहेगा पूरा। उसमें जितने इसमें सिलेबस में सब्जेक्ट हैं, सभी का वन लाइनर टाइप का रहेगा कि एक बार आप रिवाइज करके जाइएगा, ठीक है ना। कुछ होगा नहीं, ट्रेन में बैठे हुए हैं, बस में बैठे हुए हैं, एक बार ऐसे जस्ट पढ़ते जाइएगा, 5 मिनट लगेगा एक सब्जेक्ट में। तो ऐसे करके आप पढ़ सकते हैं। वो एक पॉकेट टाइप का नोट्स है आपका, कि जब खाली समय आपका रहेगा तब आप यूज करिएगा। मैं आपको कल ही वो प्रोवाइड करवा दूंगा, उसकी टेंशन नहीं। मिलेगा कहाँ, मैं बार बार आप लोग को बोलता हूँ, टेलीग्राम चैनल पे या इंस्टाग्राम, दोनों जगह मैं अपलोड करता हूँ। सबसे इजी आप टेलीग्राम पे भी ले सकते हैं। जस्ट केमिकल पीडिया सर्च करना, वहां जाके डाउनलोड कर लेना, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी PDF के लिए आप किसी को पैसे मत दिया करिए, जब तक जरूरी ना हो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे मार्केट में लोग आपको ऐसे दिखेंगे जो छोटी छोटी PDFs के लिए भी आपसे पैसे ले रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है, आप मुझे बताइए जो चीज आपको चाहिए, मैं आपके लिए हर संभव कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। तो इतना ही बातें आज के लिए थी। अब आगे हम लोगों को टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले जो पिछले वीडियो में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किए थे उनको भूलना नहीं है, उनके लिए सेलिब्रेशन तो बनती है। तो हमें पता है, हम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पोजीशन वाले लोगों को सेलिब्रेट करते हैं कि कौन सबसे अच्छा आंसर दिया कम टाइम में। तो जो फर्स्ट रैंक पे आए हैं उनका नाम है विशाल कुमार पांडे, जिनकी फोटो आप लोग को दिख रही होगी। बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने किया पिछली वीडियो में। सेकंड पोजीशन पे 2 लोग हैं। एक लोग का नाम है आशीष शर्मा, एंड सेकंड कैंडिडेट का नाम है राहुल प्रजापति, ठीक है ना। ये 2 कैंडिडेट ने भी सेकंड नंबर पोजीशन अपना पाया है। और थर्ड नंबर पे जो है उनका नाम है सीपू, जिनका फोटो शायद आपको नहीं दिख रहा हो, क्योंकि उन्होंने शायद रिस्पॉन्स नहीं कर पाया होगा कमेंट का। बट जिनका मिला आप लोग को दिखाया जा रहा है। इन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया पिछली वीडियो में। ऐसे ही अगर आप एग्जामिनेशन में भी करके आते हैं तो मान के चलिए आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं पाएगा, मैं आपकी गारंटी देता हूँ। और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आज का जो क्वेश्चन है वो कुछ इक्विपमेंट पे है जो आप पढ़े हुए हैं, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। तो उसके बेस पे आपको बस प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, HRRL के बारे में। ये अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन है और ये हमारा तीसरा सेट है, ठीक है ना। 3 वीडियो और आप लोग के लिए आएंगे, टोटल 6 वीडियो आपके हो जाएंगे, ठीक। कौन सा टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं, जो हीट ट्रांसफर पे कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, मेजर इक्विपमेंट्स, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो सिलेबस में मेंशन है उसके अलावा कोई इक्विपमेंट के बारे में बात नहीं की जाएगी। अब एक बार देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या मेंशन किया गया है जो आज हम टॉपिक में कवर करेंगे। तो साफ साफ बोला गया हीट ट्रांसफर इक्विपमेंट, जिसमें हीट एक्सचेंजर के बारे में बात किया है, फायर्ड हीटर के बारे में। इतना नहीं है, और भी है, क्योंकि आप देखिए इतना बड़ा सिलेबस है। एक एक टॉपिक्स को कवर किया गया है क्वेश्चन में, इन 50 क्वेश्चन में। कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो एग्जामिनेशन से कोरिलेट करता है आपके, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अननेसेसरी कहीं से भी टाइप करके कॉपी पेस्ट नहीं करना है, इसलिए मेरे में एक दिन का टाइम लगता है, आप लोग को पता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको पहले रूल बता दिया, जो नए लोग हैं उनको भी एक बार बता देता हूँ कैसे करना है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो मान लो सपोज करो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको देना है कमेंट में। सपोज करो आपको ए लगता है तो ए करके ऐसे करके इंटर इसको कर देना है। दूसरे का अगर आपको बी लगता है तो बी ऐसे टाइप करके इंटर कर देना, ठीक है ना। एक साथ में सभी को आंसर नहीं लिख के पेस्ट करना, उससे कैलकुलेशन नहीं हो पाता, ठीक है। साफ सी बात है, आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। वो भी मैं पहले बता देता हूँ क्यों, क्योंकि एग्जामिनेशन में आप लोग के पास टाइम नहीं रहता, आप अंडर प्रेशर वैसे भी वहां रहते हैं, तो आता हुआ क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। तो यहाँ जब आप कम टाइम में प्रैक्टिस किए रहेंगे तो वहां आराम से आप आंसर लगा पाएंगे। ये बेसिक इंस्ट्रक्शन आप लोग के लिए। चलिए क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है।
फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या बात कर रहा है, इन स्टडी स्टेट हीट कंडक्शन थ्रू ए प्लेन वॉल विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है ना, कंडक्शन के बारे में बात कर रहा है, वो भी प्लेन वॉल के बारे में बताना है, वो भी ध्यान रखना है, स्टडी स्टेट के लिए बात कर रहा है। टेम्परेचर चेंज विद टाइम, नंबर बी हीट फ्लो चेंज विद टाइम, मतलब टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज होता है, हीट फ्लो टाइम के साथ चेंज होता है। नंबर सी टेम्परेचर एट एवरी पॉइंट रिमेन कांस्टेंट विद टाइम, टाइम के साथ कभी भी चेंज नहीं होता टेम्परेचर। नंबर डी हीट ट्रांसफर बिकम जीरो, हीट ट्रांसफर जीरो होता है। जो आंसर आपको सबसे बेटर इन चारों में से लगता है वो आप सपोज करिए क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर आपको ए लगता है तो ए करके टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। उससे अपने सीनियरों से पूछिएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। जितने लोग सिलेक्शन हुए हैं अभी IOCL में, जितने लोग का सिलेक्शन हुआ JEE में चाहे E0 में, आप एक बार उनसे पूछिए कि कहाँ से आप पढ़ते थे, क्या हेल्प मिलती थी या नहीं, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम मत लीजिए। आप चीटिंग करेंगे तो आपके लिए नुकसान होगा, मेरे लिए नहीं, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टेम्परेचर एट एवरी पॉइंट रिमेन कांस्टेंट विथ टाइम। आपको पता है स्टेडी स्टेट की बात कर रहा है तो मतलब टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज नहीं होता, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। सारा डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, जितना चीज मैं बता रहा हूँ सब यहाँ लिखा मिलेगा। बस मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये 1 घंटे का वीडियो फिर 2 से 3 घंटा हो जाएगा। ऑलरेडी सारा वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, जो चीज डाउट है वहां पूछ लीजिए। कोई और डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 अपना क्या बात कर रहा है, हीट कंडक्शन बिकम अनस्टडी व्हेन, हीट कंडक्शन कब अनस्टडी हो जाता है, जब नंबर ए थर्मल कंडक्टिविटी इज कांस्टेंट, नंबर बी टेम्परेचर चेंज विद टाइम, या नंबर सी वॉल थिकनेस इज कांस्टेंट, या नंबर डी हीट ट्रांसफर एरिया इज फिक्स। चारों में से कौन सा आपको सबसे बेस्ट आंसर लग रहा है, वो आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये आपको सबसे सही आंसर लग रहा है, ठीक है ना। जल्दी जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं लेना आप लोग को, 5 सेकंड बोला हूं तो 5 सेकंड में ही करना है क्वेश्चन पढ़ने के बाद 5 सेकंड, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टेम्परेचर चेंज विद टाइम, क्योंकि आपको पता है जब टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज होने लगता है तो उसी को हम लोग अनस्टडी बोलते हैं, और जब टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज नहीं होता तो वो स्टडी कंडीशन पाया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 अपना क्या बात कर रहा है, which parameter mainly determines whether heat conduction is steady or unsteady, मतलब कौन सा पैरामीटर हमें बताता है कि जो हीट कंडक्शन हो रहा है वो स्टडी है या अनस्टडी है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछे गए, इसे आप स्टार लगा सकते हैं। नंबर ए टाइम, नंबर बी डेंसिटी, नंबर सी प्रेशर, या नंबर डी सरफेस रफनेस। इन चारों में से ऐसा कौन सा पैरामीटर है जिसके बेस पे हम बता सकते हैं कि जो हीट कंडक्शन हो रहा है वो स्टडी है या अनस्टडी, ठीक है ना। इन चारों में से बताइए कौन सा आंसर आपको सबसे अच्छा लग रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आपको पता है टाइम ही वो ऐसा पैरामीटर है जिसके बेस पे हम बोलते हैं कि टाइम के साथ चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो टाइम ही मेन पैरामीटर हमारा हो जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बात कर रहा है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनस्टडी हीट कंडक्शन। आप सोच रहे होगे क्यों स्टडी और अनस्टडी के क्वेश्चन ही ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि सिलेबस में इसी दोनों के बारे में बोला गया पहले पॉइंट में, स्टडी और अनस्टडी के, इसलिए उसके क्वेश्चन आ रहे हैं। और इसके बारे में HRL के पिछली वीडियो में पूछा भी गया था क्वेश्चन, इसलिए यहाँ से पढ़ना आपको जरूरी है, ठीक है। तो बताइए इधर, विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ अनस्टडी हीट कंडक्शन, अनस्टडी के बारे में बताना है, वो भी लाइव एग्जाम्पल। हीट फ्लो थ्रू ए कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रिफाइनरी फर्नेस वॉल, फर्नेस वॉल को ध्यान रखना है। नंबर बी हीट ट्रांसफर थ्रू एन इंसुलेटेड स्टीम पाइप आफ्टर लॉन्ग ऑपरेशन। नंबर सी क्या बात कर रहा, कूलिंग ऑफ ए हॉट मेटल ब्लॉक एक्सपेंड टू एयर या एक्सपोज टू एयर, या नंबर डी हीट ट्रांसफर थ्रू ए रिएक्टर वॉल आफ्टर सेवरल आवर्स ऑफ स्टेबल ऑपरेशन। इन चारों में से जो चारों ऑपरेशन दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऑपरेशन है जो अनस्टडी हीट कंडक्शन को रिप्रेजेंट करता है, वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपके IOCL में पूछा गया था, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी अपने जो बेस्ट आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कीजिए। कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने का सिर्फ एक ही मीन्स है, अगर आप यहाँ टाइपिंग करेंगे तो सेम टाइप का क्वेश्चन जब वहां आपको दिखेगा तो आप बिना माइंड में थिंकिंग किए आप आंसर वहां लगा पाओगे। अदरवाइज सोचोगे मैंने कुछ तो सर ने क्वेश्चन कराया था बट आंसर क्या था अब याद नहीं आ रहा है, इस टाइप की प्रॉब्लम आती, इसलिए मैं ये वाला आप लोग से प्रैक्टिस कराता हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कूलिंग ऑफ ए हॉट मेटल ब्लॉक एक्सपोज टू एयर। जब ऐसा होता है तो उसमें क्या होता है कि जो हीट का कंडक्शन होता है वो टाइम के साथ चेंज होता रहता है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 अपना क्या बात कर रहा है, ये हर एग्जामिनेशन में पूछा गया, ये तो आप लोग भी जानते होंगे।
तो द एसआई यूनिट ऑफ थर्मल डिफ्यूजिविटी, ध्यान रखिएगा थर्मल कंडक्टिविटी नहीं है, थर्मल डिफ्यूजिविटी है, ध्यान रखना है। तो इसका ऑप्शन क्या नंबर है, वाट पर मीटर केल्विन, नंबर बी वाट पर मीटर स्क्वायर, नंबर सी जूल पर किलोग्राम, या नंबर डी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। चारों में से कौन सा है? जल्दी जल्दी अगर आपको फार्मूला पता होगा इसका तो आप तुरंत आंसर इसका निकाल पाएंगे और तुरंत कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए, ठीक है ना। तो जल्दी बताइए, थर्मल डिफ्यूजिविटी ध्यान रखा करिए, अगर कुछ की टर्म आया करे तो उसको मार्क कर लिया करिए, पूरा ऐसे आप मत पढ़ा करिए, ठीक है ना। एग्जामिनेशन ऐसे पढ़ते जाइए, जो लगे की पॉइंट उसको ऐसे अंडरलाइन कर लिया करिए, ठीक है ना। अगर आपका फिजिकल कॉपी मिल रही है तो, कंप्यूटर बेस्ड आजकल क्वेश्चन हो रहे हैं तो उसमें तो आप ऐसा ऑप्शन नहीं लगा सकते, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अपना होगा, वाट पर मीटर केल्विन अपना ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, मुझे लगता है कि ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही नहीं होगा, ये तो गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है ना। थर्मल डिफ्यूजिविटी का मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है, ठीक। सॉरी, इधर आंसर गलत लिख दिया है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। यह मेंशन भी होगा, देखिए थर्मल डिफ्यूजिविटी का क्या हो जाएगा, के अपॉन रो सी पी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है ना। इसलिए दिमाग लगा के काम करना है, कहीं पर कुछ मिस प्रिंट हो रहा है तो गलती से देखना है, ह्यूमन एरर कहीं भी पॉसिबल है, ठीक। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 अपना क्या बात कर रहा है, Which mode of heat transfer requires the movement of fluid? हीट ट्रांसफर का कौन सा ऐसा मोड है जिसमें फ्लूइड का मूवमेंट होना जरूरी है, वो आपको बताना है। नंबर ए कंडक्शन, नंबर बी डिफ्यूजन, नंबर सी रेडिएशन, या नंबर डी कन्वेक्शन। चारों ये जो हीट ट्रांसफर का मोड हैं उनमें से किसमें हमारा मूवमेंट ऑफ फ्लूइड की रिक्वायरमेंट होती है, आपको बताना है। अगर आप हीट ट्रांसफर का मेरे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, देखे हुए हैं, तो एकदम चुटकी में आंसर आप दे सकते हैं, ठीक है ना। जल्दी जल्दी आपको जो आंसर करेक्ट लगता है वो आंसर आप प्रोवाइड कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी कन्वेक्शन। आपको पता है कि कन्वेक्शन में फ्लूइड मोशन अगर नहीं होगा तो वो प्योर कंडक्शन कहलाएगा, तो कन्वेक्शन में फ्लूइड मोशन होना जरूरी है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 अपना क्या बात कर रहा है देख लेते हैं। द रेट ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर इज गिवन बाय व्हिच इक्वेशन? कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर किस इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ये इसमें पूछा जा रहा है। नंबर ए क्यू इक्वल टू के डेल्टा टी अपॉन एल, नंबर बी क्यू इक्वल टू एच ए डेल्टा टी समझ लीजिए, या नंबर सी क्यू इक्वल टू सिग्मा ए डेल्टा टी, और नंबर डी क्यू इक्वल टू एम सी पी डी टी। इन चारों में से कौन सा ऐसा एक इक्वेशन है जो हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर या कन्वेक्टिंग हीट ट्रांसफर को हमारा रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। जल्दी जल्दी अगर आपने कन्वेक्शन को पढ़ा है मुझसे तो आप बिल्कुल आसानी से आंसर लगा सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आप लोग को पता है Q इक्वल टू एच ए डेल्टा टी हमारा जो होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये फार्मूला उसका होता है, इसलिए आंसर अपना बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ आपको सारी चीज मेंशन आपको मिल जाएगी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है, इसमें जो मेंशन है उसके सारे किस किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं बताने बैठूंगा फिर से वही लेक्चर वाला हाल हो जाएगा कि पूरा 1-1.5 घंटा उसमें लग जाएगा और आपके क्वेश्चन यहाँ सिर्फ रिवीजन हो रहा है, ना कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। कि आपने जितनी चीजें पढ़ी हैं ये 1 महीने 2 महीने में क्या आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 अपना क्या बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल कन्वेक्शन? इन चारों में से कौन सा नेचुरल कन्वेक्शन का एग्जाम्पल आपको बताना है। नंबर ए वाटर पंप्ड थ्रू ए हीट एक्सचेंजर, नंबर बी एयर ब्लोन बाय ए फैन ओवर ए मोटर, या नंबर सी हॉट एयर राइजिंग फ्रॉम ए हीटेड रेडिएटर, या नंबर डी कूलिंग वाटर सर्कुलेटेड बाय ए पंप। इन चारों में से कौन एग्जाम्पल जो है इनमें से कौन सा एग्जाम्पल हमारा नेचुरल कन्वेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, वो आपको बताना है। अगर आप नेचुरल कन्वेक्शन का कॉन्सेप्ट जानते हैं कि कैसे नेचुरल कन्वेक्शन होता है तो आप इन चारों में से आंसर लगा देंगे। और आजकल इसी टाइप के क्वेश्चन मतलब रिलेटिव क्वेश्चन इंडस्ट्रियल से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप दिमाग लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि हॉट एयर राइज फ्रॉम ए हीटेड रेडिएटर। मतलब सपोज करो एक ब्लॉक था, इसको जल्दी हीट हो गया है तो धीरे धीरे अपने आप यहाँ से रेडिएशन निकलना शुरू हो जाएगा, इसके लिए हमें किसी फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। तो सिंपल ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 अपना क्या बात कर रहा है, which parameter has the greatest effect on the convecting heat transfer rate? मतलब इन चारों पैरामीटर्स में कौन सा पैरामीटर्स है जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है कन्वेक्टिंग हीट ट्रांसफर रेट को, ठीक है ना। तो नंबर ए मॉलिक्यूलर वेट, नंबर बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या नंबर सी कलर ऑफ द सरफेस, या नंबर डी फ्लूइड वेलोसिटी। इन चारों में से कौन सा है जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है कन्वेक्टिंग हीट ट्रांसफर रेट को, आपको बताना है। तो जल्दी जल्दी बताइए, अगर आपने कन्वेक्शन पढ़ा हुआ है तो आप इन सब चीज़ों का आंसर दे सकते हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एचपीसीएल में भी पूछे जाते हैं और अपने एचआरआरएल में भी पूछे जाते हैं, ठीक है।
तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लूइड वेलोसिटी। आपको पता है जितना आपको क्या फ्लूइड वेलोसिटी ज्यादा होगा उतना टर्बुलेंस ज्यादा क्रिएट होगा, उतना ज्यादा हमारा कन्वेक्शन ज्यादा पाया जाएगा। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 अपना क्या बात कर रहा है, रेडिएशन हीट ट्रांसफर कैन अकर। रेडिएशन हीट ट्रांसफर कब हो सकता है आपको बताना है। नंबर ए, ओनली इन सॉलिड में, या ओनली इन लिक्विड में, या ओनली इन गैस में, या इवन थ्रू ए वैक्यूम। ठीक है ना। इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन लगता है जो सबसे ज्यादा बेस्ट है रेडिएशन हीट ट्रांसफर के लिए, कि ये किस में पाया जाता है। तो इसका जो आंसर है आप जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिए। एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग अगर नहीं रहती है तो क्वेश्चन छोड़ना नहीं होता है। यहाँ तो एटलीस्ट मत छोड़िएगा। अगर वहाँ निगेटिव आपको लगता है तो जो क्वेश्चन में आप श्योरिटी रहिए, 90% जो श्योर है उसे तो बिल्कुल ही आंसर लगाना है। और बाद में जब लगता है कि इतने में हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो अगर लगता है कि 50-50 भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, अगर लगता है सिलेक्शन उतने पहले जो आपने किया उससे नहीं हो सकता, तो यहाँ मारना बनता है आपका। लेकिन लगे अगर आप 90% वाले इतने क्वेश्चन कर लिए हैं कि इतने में सिलेक्शन हो जाएगा, तो 50-50 वाले को भी रिस्क लेने की जरूरत आपको नहीं बनती है। ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इवन दो इन वैक्यूम। मतलब क्या कहना चाह रहा है, सिर्फ सॉलिड में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ लिक्विड में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ गैस में, क्योंकि इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है रेडिएशन को, तो ये वैक्यूम में भी हो सकता है। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 अपना क्या बात कर रहा देखते हैं। व्हिच लॉ गवर्न थर्मल रेडिएशन फ्रॉम ए ब्लैक बॉडी। मतलब जो थर्मल रेडिएशन ब्लैक बॉडी में होती है वो किस लॉ के द्वारा गवर्न किया जाता है आपको बताना है। नंबर ए, फोरियर लॉ, नंबर बी, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, या नंबर सी, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, या नंबर डी, फिक्स लॉ। ठीक है ना। जो अपना फिक्स लॉ है उसे बताना है। तो चारों में से कौन सा ऐसा इक्वेशन या लॉ बोल सकते हैं जो किसके लिए काम करता है, थर्मल रेडिएशन, वो भी किसके लिए, ब्लैक बॉडी के लिए। ठीक है ना। मल्टीपल टाइम आपको रेडिएशन में पढ़ाया हूँ, अभी कुछ दिन पहले रेडिएशन की वीडियो खत्म भी हुई थी, तो अगर आप ध्यान से पढ़े हुए हैं तो बता सकते हैं कौन सा लॉ उसके लिए अप्लीकेबल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ये अपना आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ना। इसका फार्मूला मैंने आप लोग को सब कुछ पढ़ाया हुआ है डिटेल में। ठीक है। और भी हीट ट्रांसफर का जो लेक्चर होगा अभी जल्दी सीरीज शुरू होगी। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अपना 12 क्या बात कर रहा है, विच सरफेस इमिट द मैक्सिमम थर्मल रेडिएशन। कौन सा ऐसा सरफेस इन चारों में से जो सबसे ज्यादा रेडिएशन को इमिट करता है, निकालता है। नंबर ए, ब्लैक रफ सरफेस, या नंबर बी, ब्राइट सिल्वर, या नंबर सी, पॉलिश्ड एल्यूमिनियम, या नंबर डी, मिरर सरफेस। इन चारों सरफेस में से कौन सबसे ज्यादा थर्मल रेडिएशन को इमिट करता है वो आपको बताना है। ठीक है ना। जल्दी जल्दी अपने जो करेक्ट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्लैक रफ सरफेस, क्योंकि आपको पता है इसकी इमिसिविटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इसका हाई इमिसिविटी होती है, लगभग 1 होती है। तो ये इससे क्या होता है कि इसका इमिटिंग पावर और एब्जॉर्प्शन पावर दोनों भी बहुत अच्छा पाया जाता है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 अपना क्या बात कर रहा है, इन रिफाइनरी फर्नेस, रिफाइनरी में फर्नेस की बात हो रही है, द डोमिनेंट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम द फ्लेम टू द ट्यूब। आपको ध्यान रखना क्या पूछना चाह रहा है, जो रिफाइनरी में फर्नेस होता है उसमें कौन सा हीट ट्रांसफर का मोड है जो डोमिनेंस करता है, वो भी कब, जब वहां फर्नेस के फ्लेम से ट्यूब में हीट ट्रांसफर होता है तब। तो ऑप्शन क्या रहे हैं आपके पास, नंबर ए, कंडक्शन, नंबर बी, रेडिएशन, नंबर सी, कन्वेक्शन, या नंबर डी, डिफ्यूजन। इन चारों में से कौन सा ऐसा होगा जो डोमिनेंट, ध्यान रखना है क्योंकि मैं आपको पहले बता दूं इसमें 2 पॉसिबिलिटी हैं, 2 होते हैं। ठीक है ना। बट आपको डोमिनेंट के बताना कि सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है जब हमारा फ्लेम से ट्यूब में हीट ट्रांसफर होता है, वो भी कहाँ, फर्नेस में। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट में दीजिए। इतना आपको एग्जामिनेशन में नहीं समझाएगा क्वेश्चन, वहां पढ़ा रहेगा। अगर आपको समझ में आता है तो करिए, नहीं समझ में आता मत करिए। यहाँ मैं आपको बताता हूँ इसलिए क्योंकि अगर आप यहाँ समझे रहेंगे तो वहां पढ़ते ही समझ जाएंगे कि अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन वहां पे था। ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रेडिएशन, क्योंकि पता है कि फर्नेस में जो लगभग टेम्परेचर होता है वो लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के पास होता है। ठीक है, उससे ज्यादा भी होता है। तो यहाँ पर रेडिएशन ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, कन्वेक्शन भी होता है बट रेडिएशन ज्यादा पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर डोमिनेंस बोला गया। ठीक है ना। ये चीज आपको यहाँ मेंशन भी मिलेंगी। देखो फर्नेस होता है लगभग टेम्परेचर 1000 से ज्यादा होगा, वहाँ रेडिएशन ज्यादा डोमिनेंट होंगी। कन्वेक्शन भी कंट्रीब्यूट करता है बट रिलेटिव टू मेजर जो होता है वो रेडिएशन, सेम जो मैं बताऊंगा वही मैं लिखा रहूंगा यहाँ पे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं क्या बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज रेडिएशन हीट ट्रांसफर बिटवीन टू सरफेस। आपको बताना है कि रेडिएशन हीट ट्रांसफर कब इंक्रीज होता है, जब दो सरफेस के बीच रेडिएशन होता है। ठीक है ना।
नंबर ए लोअर टेम्परेचर डिफरेंस जब हो, नंबर बी लोअर इमिसिविटी जब हो, या नंबर सी हाई सरफेस टेम्परेचर हो, या नंबर डी स्मॉलर सरफेस एरिया अगर हो। इन चारों में से क्या हो तो हमारे दो प्लेट के बीच हमारा रेडिएशन हीट ट्रांसफर जो होगा रेट वो ज्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। रेडिएशन हीट ट्रांसफर आपको बताना है दो प्लेटों के बीच, ठीक है। जल्दी जल्दी बताइए कौन सा आंसर आपको बेस्ट लगता है इन चारों में से, वो चीज आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हाईएस्ट सरफेस टेम्परेचर, क्योंकि आपको पता है जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो रेडिएशन वहां पे ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 अपना क्या बात कर रहा है, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विश कन्वेक्शन फ्रॉम रेडिएशन। आपको बताना है कौन ऐसा है जो इन दोनों को सेपरेट करता है, कन्वेक्शन में क्या है और रेडिएशन में क्या है, मतलब डिफरेंस बताता है। नंबर ए बोथ रिक्वायर ए मटेरियल मीडियम, मतलब कन्वेक्शन और रेडिएशन दोनों मीडियम की रिक्वायरमेंट करते हैं। नंबर बी रेडिएशन रिक्वायर फ्लूइड मूवमेंट, या नंबर सी कन्वेक्शन रिक्वायर्ड मटेरियल मूवमेंट, जबकि रेडिएशन कैन अकर थ्रू वैक्यूम, मतलब जो रेडिएशन वो वैक्यूम में भी कर सकता है। नंबर डी रेडिएशन अकर ओनली इन सॉलिड। इन चारों में से बताना कौन सा ऑप्शन आपको सबसे बेस्ट लगता है कन्वेक्शन और रेडिएशन के टर्म में, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कन्वेक्शन होता है उसे मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि जो रेडिएशन होता है वो वैक्यूम में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, यहाँ मैंने चार्ट भी आपको एक दिया, ये आप पढ़ लीजिएगा कि कन्वेक्शन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, रेडिएशन के लिए इसके लिए फ्लूइड मोशन, उसके बाद फ्लूइड मोशन यहाँ पे हो गया, मीडियम की रिक्वायरमेंट है, न्यूटन्स लॉ कूलिंग काम करता है। यहाँ भी आपको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में काम करते हैं, स्टीफन बोल्ट्जमैन, सारे चीज आपको मिलेगा, बट मैं समझाने जाऊंगा सब कुछ तो बहुत टाइम लगेगा, आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 अपना क्या बात कर रहा है, द थिकनेस ऑफ द थर्मल बाउंड्री लेयर जनरली इंक्रीज एज, मतलब जो थिकनेस होती है थर्मल बाउंड्री लेयर की वो जनरली इंक्रीज होती है जब, नंबर ए फ्लूइड फ्लो फर्दर ओवर द सरफेस, या फ्लूइड वेलोसिटी इंक्रीज इन्फिनिटली, या नंबर सी सरफेस एरिया डिक्रीज, या नंबर डी थर्मल कंडक्टिविटी बिकम जीरो। इन चारों में से ऐसा कौन सा कंडीशन होता है जब हमारी थर्मल बाउंड्री लेयर जो है वो जनरली इंक्रीज होती है, आपको बताना है, ठीक है ना। जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपको सबसे बेस्ट लगता है। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए फ्लूइड फ्लो फर्दर ओवर द सरफेस। जब ऐसा होता है तो हमारी जो थर्मल बाउंड्री लेयर होती है जनरली इंक्रीज देखने को मिलता है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 अपना क्या बात कर रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कन्वेक्टिंग हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, मतलब एच की बात कर रहा है कि कन्वेक्टिंग हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट के बारे में बताइए जो बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा हो। तो नंबर ए एबिलिटी ऑफ ए सॉलिड टू कंडक्ट हीट, नंबर बी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस, या नंबर सी हीट स्टोर्ड इन ए मटेरियल, या नंबर डी रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंसुलेशन। इन चारों में से कौन सा सबसे अच्छा डिस्क्रिप्शन दे रहा है किसके बारे में, कन्वेक्टिंग हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट के बारे में, एच के बारे में, ठीक है ना। और एक आपको यू पता ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट उसके बारे में बात नहीं कर रहा है, ये कन्वेक्टिंग हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट के बारे में बात कर रहा है। तो जल्दी जल्दी बताइए इन चारों में से कौन सा सबसे बेस्ट आंसर आपको लग रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस। अगर आप फार्मूला जानते हैं Q इक्वल टू एच ए डेल्टा टी, वहां से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 अपना क्या बात कर रहा है, द एसआई यूनिट ऑफ द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ध्यान रखना है हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट के बारे में बात कर रहा है इस बार, पिछली बार थर्मल डिफ्यूजिविटी पूछा था। तो नंबर ए वाट पर मीटर केल्विन, नंबर बी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, नंबर सी जूल पर किलोग्राम केल्विन, या नंबर डी वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। इन चारों में से कौन सा सबसे सही करेक्ट यूनिट है अपना किसका, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट का, ठीक है ना। जल्दी जल्दी बताइए कौन सा आंसर आपको सबसे बेस्ट लगता है। इसका तो आंसर आप चुटकियों में लगा सकते हैं, सबसे बेस्ट आंसर, अगर आपको निकालने की भी हमें लगता है जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लाइफ में इतनी बार आपने कर लिया होगा, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, अपना आंसर यहाँ से हो जाएगा, हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 अपना क्या बात कर रहा है, व्हिच फैक्टर इंक्रीज द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। इन चारों में से कौन सा फैक्टर जो इंक्रीज करता है कन्वेक्टिंग हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट को, मतलब एच को जो इंक्रीज करता है, आपको बताना है। नंबर ए इंक्रीजिंग फ्लूइड वेलोसिटी, नंबर बी इंक्रीजिंग वॉल थिकनेस, या नंबर सी रिड्यूसिंग टेम्परेचर डिफरेंस टू जीरो,
या नंबर डी यूजिंग ए वैक्यूम। इन चारों में से ऐसा हम क्या कर दें जिससे हमारा कन्वेक्टिंग हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हमारा इंक्रीज हो जाए, ठीक है ना। जल्दी जल्दी आप आंसर बताइए कौन सा आपको सबसे बेस्ट आंसर लग रहा है। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज फ्लूइड वेलोसिटी। क्योंकि आपको पता है फ्लूइड वेलोसिटी बढ़ते ही हमारा जो सर्कुलेशन होता है वो हमारा बढ़ जाता है, तो कन्वेक्शन ऑटोमेटिक हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। ये एक टाइप का फोर्स हो जाता है, फोर्स कन्वेक्शन नेचुरल तो रह नहीं जाता क्योंकि हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के, क्योंकि फ्लूइड वेलोसिटी को हमने बढ़ा दिया, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 अपना क्या बात कर रहा है, व्हिच टाइप ऑफ फ्लूइड जनरली हैज ए हाईएस्ट कन्वेक्टिंग हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। किस फ्लूइड का हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो होता है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है, वो भी कन्वेक्शन की बात कर रहा है। नंबर ए एयर, नंबर बी स्टीम, नंबर सी वाटर या नंबर डी वैक्यूम। इन चारों में से किसका सबसे ज्यादा हमारा क्या होता है, कन्वेक्टिंग हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, मतलब एच की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी होती है। ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर आप स्टार लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी जो आपको लगता है आंसर वो कमेंट बॉक्स में दीजिए आप। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाटर, क्योंकि आपको पता है कि एयर से ज्यादा वाटर का हमारा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होता है। मैंने आपको यहाँ का दिया है कि एयर का हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कितना है, 10 से 100 के बीच में पाया जाता है, जबकि वाटर का 500 से 10,000 के बीच इतना डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 अपना क्या बात कर रहा है, ए थिनर थर्मल बाउंड्री लेयर रिजल्ट इन, मतलब जब किसी बाउंड्री लेयर की जो थिकनेस होती है वो बहुत कम होती है तो उससे रिजल्ट क्या मिलता है, लो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, नंबर बी हाइयर हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, नंबर सी नो हीट ट्रांसफर या नंबर डी लोअर थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सॉलिड। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको सबसे बेस्ट लगता है, वो भी किसके लिए, जब थर्मल बाउंड्री लेयर जो होती है उसकी थिकनेस बहुत ज्यादा थिनर, बहुत ज्यादा पतली होती है, तो ऐसा क्या देखने को मिलता है। जल्दी जल्दी अपने बेस्ट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हाइयर हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, क्योंकि आपको पता है थर्मल बाउंड्री लेयर जितनी पतली होगी हीट ट्रांसफर रेट हमारा उतना ज्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 अपना क्या बात कर रहा है, व्हिच डायमेंशनलेस नंबर, मतलब जिसकी डायमेंशन नहीं है, इज कॉमनली यूज्ड टू रिलेट कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर टू कंडक्टिव हीट ट्रांसफर के बीच के बारे में बताना है। मतलब ऐसा कौन सा डायमेंशनलेस नंबर है जो हमारा बताता है कन्वेक्टिंग हीट ट्रांसफर के बारे में और कंडक्टिव हीट ट्रांसफर के बारे में। बहुत बार मैं आपको क्वेश्चन ये पढ़ा चुका हूँ, ये फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ाया हूँ और हीट ट्रांसफर में भी पढ़ाया हूँ, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी क्या ऑप्शन इसके, रेनॉल्ड्स नंबर, नंबर बी प्रेंडल नंबर, नंबर सी नसल्ट नंबर या नंबर डी फ्राउडे नंबर। इन चारों नंबर में से कौन सा ऐसा है जो हमारा बताता है इन दोनों के रिलेशन के बारे में, वो भी डायमेंशनल नंबर, सभी डायमेंशनल सी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आपको पता है नसल्ट नंबर ही ये चीजें हमें बताता है, उसका फार्मूला HL/K आपको पता है, यहाँ से चीजें आप जान सकते हैं, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 अपना क्या बात कर रहा देख लेते हैं। Which statement is correct regarding the heat transfer coefficient? हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट के बारे में जो चार ऑप्शन दिए उनमें से कौन सा करेक्ट है आपको बताना है। नंबर ए इट डिपेंड्स ओनली ऑन द सॉलिड मटेरियल, नंबर बी इट इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर एवरी सिचुएशन, नंबर सी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी या नंबर डी इट डिपेंड्स ऑन द फ्लूइड प्रॉपर्टी, फ्लूइड कंडीशन एंड सरफेस ज्योमेट्री। इन चारों में से कौन सा सबसे बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है अपना किसको, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट को, मतलब एच के बारे में बात हो रही है हमारी, ठीक है ना। एच के बारे में एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एच के बारे में, यू के बारे में, मतलब ओवरऑल हीट ट्रांसफर के बारे में पूछे। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर से आपको 2 से 3 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसी चांसेस भी बनते हैं कि एक न्यूमेरिकल भी देखने को, बट बहुत इजी न्यूमेरिकल रहेगा, फॉर्मूला बेस्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इट डिपेंड्स ऑन फ्लूइड प्रॉपर्टी, फ्लो कंडीशन और सरफेस ज्योमेट्री, उसी पर डिपेंड करता है हमारा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 अपना क्या बात करा देख लेते हैं। इवापोरेशन डिफर्स फ्रॉम बॉइलिंग बिकॉज इवापोरेशन, मतलब जो इवापोरेशन होता है वो बॉइलिंग से अलग होता है, क्यों बताना है ऐसा इवापोरेशन में क्या है। इवापोरेशन अकर ओनली एट द लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस पे सिर्फ होता है। नंबर बी अकर थ्रू आउट द लिक्विड, पूरे लिक्विड में होता है। या नंबर सी रिक्वायर्स द बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की जरूरत होती है। या नंबर डी प्रोड्यूस बबल थ्रू आउट द लिक्विड। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सबसे बेस्ट एक्सप्लेन करता है कि क्यों इवापोरेशन अलग होता है बॉइलिंग से, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी अपने जो बेस्ट आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि कौन सा आपको सही लग रहा है।
तो इसका जो सबसे सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अकर ओनली एट द लिक्विड सरफेस, क्योंकि पता है आपको जो इवापोरेशन होता है वो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है और ये हमारा सरफेस फिनोमिना देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये चीज आपको सब यहाँ पे देखने को मिलेगी कि जो इवापोरेशन है वो फ्री सरफेस पे हमारे देखने को मिलता है, ठीक है ना। और ये किसी भी एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे इवापोरेशन देखने को मिल सकता है, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 अपना क्या बात कर रहा है, which process involve the conversion of a liquid into vapor at its boiling point throughout the liquid। आपको बताना है कि कब जब कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है और वो बॉइलिंग पॉइंट पे होता है पूरे लिक्विड में, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं आपको बताना है। नंबर ए कंडेंसेशन, नंबर बी इवापोरेशन, नंबर सी बॉइलिंग, या नंबर डी सब्लिमेशन। इन चारों में से क्या बोलते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी अपना बीपीसीएल में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है ना। इसी टाइप का क्वेश्चन इसमें भी सिलेबस में है तो आ सकता है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी बताएं इन चारों में से कौन सा सबसे बेस्ट आंसर आप लोग को लगता है जो आपको आंसर देना चाहिए। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा, आपको पता है कि ऑप्शन नंबर सी, बॉइलिंग ही एक ऐसा है, क्योंकि जो हमारे इवापोरेशन है वो फुल पे नहीं होता है, जो थ्रू आउट द लिक्विड बोला है वो नहीं होता, क्योंकि वो सरफेस पे सिर्फ होता है हमारा, ठीक है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा, बॉइलिंग, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है अपना, Which of the following provides the highest heat transfer coefficient। इन चारों में से किसमें जो बॉइलिंग है उसमें सबसे ज्यादा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हमें मिलता है वो आपको बताना है। नंबर ए फिल्म बॉइलिंग, नंबर बी न्यूक्लिएट बॉइलिंग, या नंबर सी नेचुरल कन्वेक्शन, या नंबर डी रेडिएशन बॉइलिंग, ठीक है ना। इन चारों बॉइलिंग में से ऐसा कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हमें देखने को मिलता है। एच की वैल्यू सबसे ज्यादा इन चारों में से किसमें पाई जाती है आपको बतानी है, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर बताइए, जो सबसे आपको बेस्ट आंसर लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका नंबर बी, न्यूक्लिएट बॉइलिंग ऐसी होती है जिसमें हमारा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। सारी चीज आपको यहाँ पे मेंशन की गई है कि न्यूक्लिएट बॉइलिंग क्यों होती है, कैसे होती है, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 अपना क्या बात कर रहा है, Which type of condensation generally provides the highest heat transfer coefficient। वहाँ बॉइलिंग के बारे में पूछ रहा था, ध्यान दीजिएगा यहाँ कंडेंसेशन के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि सिलेबस में बॉइलिंग, कंडेंसेशन एंड इवापोरेशन तीनों के बारे में बात हुई है, ठीक। नंबर ए, सबसे ज्यादा कंडेंसेशन में किसमें हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ज्यादा होता है। नंबर ए फिल्म कंडेंसेशन, नंबर बी वैक्यूम कंडेंसेशन, नंबर सी नेचुरल कंडेंसेशन, या नंबर डी ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन। इन चारों में से किसमें सबसे ज्यादा आपका एच की वैल्यू पाई जाती है वो आपको बताना है, ठीक है ना। जल्दी जल्दी, सबसे जो फास्ट होते हैं वही सबसे आगे जिंदगी में निकलते हैं। हर जगह काम चोरी या लूजनेस नहीं दिखानी होती है। आपके लाइफ का सवाल है, एक बार आप मेहनत करेंगे तो जिंदगी भर आराम से बैठ के अपनी और अपनी फैमिली की केयर कर पाएंगे, ठीक है ना। फिर भटकना नहीं पड़ेगा ट्रेनों में, बसों में, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ड्रॉप वाइज जो कंडेंसेशन होता है उसमें अपना हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट सबसे ज्यादा पाया जाता है इन चारों में से, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 अपना क्या बात कर रहा है, इन इंडस्ट्रियल कंडेंसर, ठीक है ना, कंडेंसर के बारे में बात हो रहा है। फिल्म कंडेंसेशन इज मोर कॉमन यूज, क्योंकि इंडस्ट्री में जो कंडेंसर यूज होता है वो भी सबसे ज्यादा फिल्म कंडेंसेशन यूज होता है, क्यों कॉमनली बताना है। नंबर ए, इट इज इजियर टू मेंटेन अंडर प्रैक्टिकल कंडीशन, मतलब जो रियल कंडीशन है उसके लिए। नंबर बी, इट गिव्स हाइयर हीट ट्रांसफर। नंबर सी, इट्स रिक्वायर्ड नो कूलिंग वाटर, और नंबर डी, इट अकर ओनली इन वैक्यूम। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपको सबसे बेस्ट लगता है, वो भी किसके लिए, फिल्म वॉइस कंडेंसेशन के लिए, कि यही सबसे ज्यादा कॉमनली इंडस्ट्री में क्यों यूज किया जाता है कंडेंसर के रूप में, ठीक है ना। जल्दी जल्दी अपने आंसर बताइए कि जो सबसे अच्छा आंसर आपको लगता है उसको कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इट इज इजियर टू मेंटेन अंडर प्रैक्टिकल कंडीशन। मतलब जो हमें चाहिए उस बेस पे, सिर्फ ऐसा नहीं कि बुक्स में उसकी थ्योरी लिखी हुई है और प्रैक्टिकल हम करने गए तो दूसरा रिजल्ट आ रहा है। एक्चुअल कंडीशन में वो हमारे लिए सुटेबल होता है, इसलिए हम उसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 अपना क्या बात कर रहा है, Which refinery equipment mainly used condensation। रिफाइनरी में ऐसा कौन सा इक्विपमेंट है जो कंडेंसेशन के लिए यूज किया जाता है आपको बताना है। नंबर ए फर्नेस, नंबर बी रीबॉयलर, नंबर सी ओवरहेड कंडेंसर, या नंबर डी एयर प्रीहीटर। इन चारों में से तो अगर आप हमारे स्टूडेंट है तो हमें लगता है आंख बंद करके भी अगर कोई आपसे पूछता है ना तो ये आप बता सकते हैं, और ये HRL के पिछले वाले जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है ना।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ओवरहेड कंडेंसर, मतलब एक टाइप का डिस्टिलेशन के कंडेंसर के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि आपको पता है डिस्टिलेशन में इस टाइप का कंडेंसर यहाँ पे होता है, यहाँ रिबॉयलर अपना होता है, ठीक है ना, यहाँ से रिफ्लक्स, यहाँ प्रोडक्ट, यहाँ से रिफ्लक्स, यहाँ से डिप्लीटेड, ठीक है ना। तो इसी के बारे में बात हो रहा था, तो ओवरहेड हमारा कंडेंसर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 अपना क्या बात कर रहा है, विच फैक्टर इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवापोरेशन, इन चारों फैक्टर में से कौन सा ऐसा है जो हमारा रेट ऑफ इवापोरेशन को बढ़ाता है, आपको बताना है, ठीक है ना। नंबर ए लोअर टेम्परेचर, नंबर बी हाइयर ह्यूमिडिटी, या नंबर सी हाइयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या नंबर डी हाइयर एयर वेलोसिटी। इन चारों में से ऐसा कौन सा चीज है जो सबसे बेस्ट रिप्रेजेंट करता है किसको, कि रेट ऑफ इवापोरेशन हमारा बढ़ेगा, इसके कारण आपको बताना है। तो जो की पॉइंट रहा करे आप ऐसे नोट डाउन किया करिए, अगर आप प्रैक्टिकल कंप्यूटर पे नहीं कर रहे हैं, घर पे कोई चीज सॉल्व कर रहे हैं, तो ये तरीका अच्छा था कि आप डायरेक्ट फोकस की पॉइंट पे करेंगे, अननेसेसरी सेंटेंस पे नहीं, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हमारा है जो हाइयर एयर वेलोसिटी होता है, वो एयर वेलोसिटी, जैसे सपोज करो ये वाटर बॉटल रखा हुआ है, यहाँ पे एयर है, ठीक है ना, जब एयर यहाँ से आएगा वाटर के ऊपर से, तो ऊपर का जो इवापोरेशन मतलब वेपर होगा उसके लेकर चला जाएगा, फिर इवापोरेशन होने लगेगा, इसलिए रेट ऑफ इवापोरेशन हमारा बढ़ जाएगा। यही चीज यहाँ पे भी लिखी होगी कि जो वेलोसिटी होता है वो वेपर को रिमूव कर देता है लिक्विड की सरफेस से, ताकि फिर से कंसंट्रेशन मिलता रहे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं क्या बात कर रहा है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स एट टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। आपको बताना है क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट है वो किसके बारे में बात कर रहा है। नंबर ए न्यूक्लियर बॉइलिंग, नंबर बी फिल्म बॉइलिंग, नंबर सी इवापोरेशन, या नंबर डी फ्लैश बॉइलिंग। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट से बिलो टेम्परेचर पे ऐसा चीजें होती हैं वो कौन सी होती हैं, ठीक है ना। बाकी सारा चीज आप यहाँ से क्वेश्चन से समझ सकते हैं कि किसके बारे में बात हो रही है। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर जो आपको सबसे सही लगते हैं वो कमेंट बॉक्स में आप दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इवापोरेशन, क्योंकि आपको पता है बॉइलिंग 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 ये सभी बॉइलिंग पॉइंट ही होते हैं, तो बॉइलिंग टेम्परेचर पे ही होंगे, जबकि इवापोरेशन ही ऐसा है जो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, तो बॉइलिंग टेम्परेचर से पहले ही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 अपना क्या बात कर रहा है, सभी लोग जितने लोग वीडियो देख रहे हैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर डाला करिए। एग्जामिनेशन में आप खुद मुझे बोलेंगे आके देने के बाद कितना फायदा आपको मिला, मैं अननेसेसरी किसी को नहीं बोलता, इससे मुझे कुछ फायदा नहीं होने वाला कि आप कमेंट बॉक्स में कुछ लिखेंगे तो मुझे कुछ मिलने वाला है, इससे आपका ही बेनिफिट होगा एग्जामिनेशन में। आप मान के चलिए, जरूरी नहीं होता हर चीज आप अपनी लाइफ से ही करके सीखेंगे, कुछ अपने सीनियर्स या दूसरे एक्सपीरियंस जिनका है उनसे पूछ के आप सीख लीजिए ना। अगर ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा नहीं करूंगा मैं, तो सीनियर से पूछ लीजिएगा आप, अगर वो बोलते हैं करना चाहिए तो करना, नहीं करना चाहिए मत करिएगा, ठीक है। तो जल्दी क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। एक्चुअल में क्या है ना, प्रवचन देने में मुझे मजा नहीं आता है, ठीक है ना, इसलिए मैं देता ना कभी मोटिवेशनल या कुछ नहीं करता। सब बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर थोड़ा मोटिवेशनल वीडियो बनाया करिए, ये करिए, नहीं नहीं, पढ़ोगे आप, कंसिस्टेंसी रहेगी, रेगुलर रहोगे, पंक्चुअल रहोगे, सिलेक्शन 101% होगा। मैंने अपनी लाइफ में करके देखा है, इसलिए मैं आपको भी बोल रहा हूँ। कोई मोटिवेशन 2 दिन 4 दिन से ज्यादा रुकती नहीं है आपके पास। एक मिशन आपके अंदर होना चाहिए कि ये चीज मुझे करना है तो करना है, वो 100% होके ही रहेगा, ठीक है ना। 100% मुझसे कहीं पे लिखवा लीजिए, अगर आप डेडिकेटेड हैं तो कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, ठीक। 32 नंबर देखते हैं क्या बात कर रहा है, ड्यूरिंग कंडेंसेशन, कंडेंसेशन के समय जो लेटेंट हीट होता है वो क्या होता है, मतलब उसका के साथ क्या होता है। नंबर ए एब्जॉर्ब बाय द वेपर, वेपर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। नंबर बी रिलीज्ड टू द सराउंडिंग, सराउंडिंग में निकल जाता है। नंबर सी कन्वर्टेड टू इनटू प्रेशर, प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है। नंबर डी डिस्ट्रॉय, मतलब खत्म हो जाता है लेटेंट हीट। आपको जल्दी जल्दी बताना है कि जो कंडेंसेशन होता है, आपको ध्यान, अगर कंडेंसेशन आपको पता है तो आप बता सकते हैं उस समय हमारा कि जो लेटेंट हीट होता है उसके साथ क्या होता है, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रिलेटेड टू द, मतलब रिलीज टू द सराउंडिंग। आपको पता है क्योंकि कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन में हीट रिलीज होती है सराउंडिंग में, तभी वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा वेपर, ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 अपना क्या बात कर रहा है, व्हाई इज बॉइलिंग हीट ट्रांसफर वाइडली यूज्ड इन रिफाइनरी रिबॉयलर, मतलब रिफाइनरी में जो रिबॉयलर होता है वो बॉयलर की तरह क्यों यूज करते हैं, आपको बताना है। नंबर ए इट्स प्रोवाइड वेरी इफिशियंट हीट ट्रांसफर ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। नंबर बी इट डिक्रीज वेपर फॉर्मेशन। नंबर सी इट इलिमिनेट्स कन्वर्जन, ठीक है ना, या नंबर डी इट रिक्वायर्स नो फ्यूल। इन चारों में से कौन सा सबसे ज्यादा बेस्ट आंसर लगता है आपको इस क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। आजकल
जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इंडस्ट्री से, वो ऐसे क्वेश्चन पूछना शुरू किए हैं, क्योंकि सबको पता है कि बच्चे ओपी गुप्ता, राम प्रसाद या कहीं-कहीं से क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? तो वो लोग जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएँगे, तो वो कहीं बुक्स में दिखता है, ठीक है ना? तो वो जो डिज़ाइन किए जाएँगे उस टाइप के क्वेश्चन, वही आप समझ पाओगे, ठीक है ना? कहीं से कॉपी पेस्ट कर लेने से एग्जामिनेशन क्लियर आजकल नहीं होने वाला, ये आपको पता है, ठीक? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इट्स प्रोवाइड वेरी एफिशिएंट हीट ट्रांसफर ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 अपना क्या बात कर रहा है? व्हिच टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन पेट्रोलियम रिफाइनरी? पेट्रोलियम रिफाइनरी में सबसे ज्यादा किस टाइप का हीट एक्सचेंजर यूज किया जाता है, वो आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना? तो नंबर ए, प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर, नंबर बी, स्पाइरल हीट एक्सचेंजर, नंबर सी, डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, या नंबर डी, सेलन ट्यूब हीट एक्सचेंजर। इन चारों हीट एक्सचेंजर में कौन सा ऐसा है जो सबसे ज्यादा, मतलब सबसे अच्छा भी होता है और सबसे ज्यादा मोस्ट यूज किया जाता है? वो भी किसकी बात हो रही है? हमारी पेट्रोलियम रिफाइनरी की, क्योंकि आपको पता है एचआरआरएल एक रिफाइनरी है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक? तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, आपको कौन सा आंसर सबसे बेस्ट लग रहा है वो बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा साइलेंट ट्यूब हीट एक्सचेंजर है वो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। वो मोस्टली रिफाइनरी नहीं, कोई भी इंडस्ट्री हो जहाँ पर हीट ट्रांसफर करना हो, साइलेंट ट्यूब ही मोस्टली यूज किए जाते हैं। क्यों यूज किए जाते हैं? बहुत सारे रीजन है कि वो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर को हैंडल कर सकता है, कोरोजिव फ्लूइड को हैंडल कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मेंटेनेंस ईजी हमारी होती है, इन सब रीजनों से करते हैं। यहाँ भी लिखा होगा ईजी टू मेंटेनेंस हमारा है। हमारा जो फ्लो रेट भी हाई फ्लो रेट को मैनेज कर सकता है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर को मैनेज कर सकता है, ठीक है ना? कोरोजिव फ्लूइड को भी मैनेज कर सकता है। सारी चीजें यहाँ मेंशन रहेंगी आपको, ठीक है? क्वेश्चन में 35 देख लेते हैं क्या बात कर रहा है। व्हिच फ्लो अरेंजमेंट गिव्स द हाईएस्ट हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट? ये चार अरेंजमेंट आपको दिए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा है जो सबसे ज्यादा हीट ट्रांसफर हमारी इफिशियंसी को बताता है, हाईएस्ट, ठीक? नंबर ए, पैरेलल फ्लो जब हो, मतलब इस टाइप से हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड एक साइड में जाए। काउंटर हो, मतलब एक टाइप से इधर से जाए एक इधर से जाए। क्रॉस हो, मतलब एक इधर से जाए एक इधर से जाए, या रैंडम कोई भी एक इधर से मिक्स है, कोई पता नहीं है, ठीक है? तो जल्दी जल्दी बताएं, इन चार में से कौन सा सबसे बेस्ट आंसर आपको लगता है कि जिसमें हमारा हाईएस्ट हीट ट्रांसफर इफिशियंसी देखने को मिले, मीन सबसे ज्यादा हीट ट्रांसफर हो, ठीक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, काउंटर फ्लो। आपको पता है कि सबसे ज्यादा हीट ट्रांसफर हमारा इसी में देखने को आपको मिलता है, ठीक है ना? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बात कर रहा है? अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना डेडिकेशन से 50 क्वेश्चन 1 घंटा कंटिन्यू बैठ रहा हूँ, तो आपका भी इतना है कि आराम से पढ़िए, और अगर पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हम इन बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो ये सपोर्ट दिखा रहे हैं, तो और अच्छे से इनके लिए मेहनत किया जाए, ठीक है ना? तो 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बात कर रहा है। व्हिच हीट एक्सचेंजर इज मोस्ट सुटेबल फॉर लो फ्लो रेट एंड सैंपल हीटिंग एंड कूलिंग ड्यूटी? ठीक है ना? मतलब क्या होता है कि जहां लो फ्लो रेट हो वहां पे हम यूज कर सकें, और जहां सिंपल हीटिंग एंड कूलिंग करना हो वहां पे हम यूज कर सकें। ऐसा कौन सा हीट एक्सचेंजर आपको बताना है। नंबर ए, सेलेन ट्यूब हीट एक्सचेंजर, नंबर बी, प्लेट हीट एक्सचेंजर, नंबर सी, डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, या नंबर डी, एयर कूल्ड हीट एक्सचेंजर। ये चार हीट एक्सचेंजर में से आपको बताना है कि लो फ्लो रेट कहाँ पे यूज करते हैं, सिंपल हीटिंग या कूलिंग कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है ना? जल्दी जल्दी अपने आंसर बताइए, जो सबसे ज्यादा आपको बेस्ट लगता है वो आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नंबर डबल पाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर जो होता है वो वेरी लो फ्लो रेट और वेरी लो हीट ट्रांसफर के लिए हमारा यूज किया जाता है, ठीक है ना? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 अपना क्या बात कर रहा है। Which heat exchanger provides a very high heat transfer coefficient because of its कोरुगेटेड प्लेट? कोरुगेटेड मतलब फ्लो टाइप, ऐसा टाइप का प्लेट होता है, उसके बोलते हैं कोरुगेटेड प्लेट, ठीक है ना? तो ऐसा कौन सा हीट एक्सचेंजर है जिसमें हमारा हीट ट्रांसफर रेट हाई होता है, क्योंकि उसमें कोरुगेटेड प्लेट लगे होते हैं? ऐसा हीट एक्सचेंजर कौन है? नंबर ए, कॉइल हीट एक्सचेंजर, नंबर बी, सेलन ट्यूब हीट एक्सचेंजर, नंबर सी, डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, या नंबर डी, प्लेट हीट एक्सचेंजर। ये चारों हीट एक्सचेंजर में ऐसा कौन है जिसमें कोरुगेटेड प्लेट लगी होती है, जिसके चक्कर में हमारा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है? जल्दी जल्दी बताइए कौन सा सबसे बेस्ट आंसर आपको लग रहा है इन चारों में, वो आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर। आपको पता है इसमें मल्टीपल प्लेट्स लगती हैं, जिसके चक्कर में सरफेस एरिया बढ़ जाती है और हीट ट्रांसफर रेट हमारा बढ़ जाता है, ठीक है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 अपना क्या बात कर रहा है। Which evaporator is most suitable for heat sensitive liquid such as milk and pharmaceutical?
मतलब कौन सा ऐसा इवोपरेटर है जो सुटेबल होता है हीट सेंसिटिव, मतलब ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो ब्रेक डाउन हो जाएंगे। जैसे क्या मिल्क के लिए, फार्मास्यूटिकल मतलब दवाओं के लिए कौन सा यूज किया जाता है इवोपरेटर। नंबर ए ओपन पैन इवोपरेटर, नंबर बी फॉलिंग फिल्म इवोपरेटर, नंबर सी हॉरिजेंटल ट्यूब इवोपरेटर, नंबर डी नेचुरल सर्कुलेशन इवोपरेटर। इन चारों इवोपरेटर टाइप में से कौन सा ऐसा है जो हम लोग यूज करते हैं मिल्क और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इवोपरेशन के लिए, आपको बताना है। इसका जो आंसर आपको लगता है वो जो आप तुरंत आप कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि कौन सा आंसर आपको सबसे सही लग रहा है, ठीक। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फॉलिंग फिल्म इवापोरेटर जो होता है, जो फॉलिंग फिल्म इवापोरेटर होता है उसको यूज करते हैं हम लोग इसने हीट सेंसिटिव मटेरियल को इवापोरेट करने के लिए, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 अपना क्या बात कर रहा है देख लेते हैं। Which evaporator operates based on natural circulation occur by density difference। ऐसा कौन सा इवापोरेटर होता है जिसमें जो नेचुरल सर्कुलेशन होता है मटेरियल्स का या लिक्विड्स का वो किसके लिए हो, मतलब डेंसिटी डिफरेंस के बेस पे होता है, आपको बताना है, ठीक है ना। नंबर ए फोर्स सर्कुलेशन इवापोरेटर, नंबर बी फॉलिंग फिल्म इवापोरेटर, नंबर सी एजिटेटेड फिल्म इवापोरेटर, या नंबर डी नेचुरल सर्कुलेशन इवापोरेटर। इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपको बताना है कि वो भी किसके बेस पे होता है, नेचुरल सर्कुलेशन होता है, किसके बेस पे, डेंसिटी डिफरेंस के बेस पे आपको देखने को मिलता है। तो जल्दी जल्दी आपके आंसर जो लगते हैं वो बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नेचुरल सर्कुलेशन इवापोरेटर। इसमें जो हमारा इवापोरेशन होता है वो डेंसिटी डिफरेंस के बेस पे किया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट के 10 क्वेश्चन और आपके बचे हैं। अगर आप इतना पेशेंस बना के बैठ जाते हैं तो मुझसे गारंटी ले लीजिए, अगर आप इतने डेडिकेटेड हैं तो सिलेक्शन के बिना आज तक कोई बच्चा बचा नहीं है केमिकल इंजीनियरिंग का, जिसके बारे में मैं जानता हूँ, ठीक है ना। या तो वो नहीं पढ़ा होगा तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, अगर वो मेहनत किया मेरे साथ मिलकर तो 1000% गारंटी है कि उसका सिलेक्शन किसी न किसी रिफाइनरी, फर्टिलाइजर या रिसर्च सेंटर में हुआ है, ठीक है ना। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, लास्ट 10 क्वेश्चन और रहेंगे आपके लिए। इन फोर्स सर्कुलेशन, ठीक है ना, इवापोरेटर सर्कुलेशन ऑफ लिक्विड इज मेंटेन्ड बाय, जो फोर्स सर्कुलेशन इवापोरेटर होता है उसमें जो लिक्विड का सर्कुलेशन होता है वो कैसे मेंटेन करते हैं। ग्रेविटी वाली, ग्रेविटी द्वारा, नंबर बी मैकेनिकल पंप द्वारा, या नंबर सी नेचुरल कन्वेक्शन वाली उसमें होता है, या नंबर डी हमारा एयर प्रेशर द्वारा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी बताइए कि जो हमारा फोर्स सर्कुलेशन इवापोरेटर होता है उसमें जो सर्कुलेशन होता है लिक्विड का वो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, ठीक है ना। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, जो ऑप्शन आपको सबसे बेस्ट लगता है वो आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है ना। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मैकेनिकल पंप, क्योंकि आपको पता है फोर्स सर्कुलेशन की बात हो रही है तो विदाउट एनी एक्सटर्नल किसी मींस के आप नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैकेनिकल पंप यूज किया जाता है फ्लो इंक्रीज करने के लिए, ठीक है ना। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 अपना क्या बात कर रहा है। विच हीट एक्सचेंजर इज कॉमनली यूज्ड फॉर कूलिंग प्रोसेस फ्लूइड यूजिंग एटमॉस्फेरिक एयर विदाउट कूलिंग वाटर। मतलब ऐसा कौन सा हीट एक्सचेंजर है जिसमें किसी प्रोसेस फ्लूइड को कूल करने के लिए हम एटमॉस्फेरिक एयर यूज करते हैं, ना कि कूलिंग वाटर हम यूज करते हैं, ठीक है ना। नंबर ए प्लेट हीट एक्सचेंजर, नंबर बी कंडेंसर, नंबर सी डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, या नंबर डी एयर कूल्ड हीट एक्सचेंजर। इन चारों में से ऐसा कौन है जिसमें कूलिंग करने के लिए कूलिंग वाटर ना यूज करके हम एटमॉस्फेरिक एयर यूज करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में पूरा आने की संभावना है, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एयर कूल्ड हीट एक्सचेंजर। ये स्पेसिफिक टाइप का हीट एक्सचेंजर होता है जो बहुत कम इंडस्ट्री में देखने को मिलता है, जहां पर ऐसा रिक्वायरमेंट होता है वहीं पे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 अपना क्या बात कर रहा है। Which of the following is a common cause of reduced heat exchanger efficiency। मतलब ऐसा कौन सा इन चारों में से ऐसा रीजन है जिसके चक्कर में अपने हीट एक्सचेंजर की इफिशियंसी कम हो जाती है, ठीक है। नंबर ए फॉलिंग ऑफ हीट ट्रांसफर सरफेस, नंबर बी इंक्रीजिंग फ्लूइड वेलोसिटी, नंबर सी काउंटर फ्लो अरेंजमेंट जब होता है, या नंबर डी क्लीन ट्यूब सरफेस। इन चारों में से ऐसा कौन सा रीजन है जिसके चक्कर में हमारा जो हीट एक्सचेंजर होता है उसकी जो हीट एक्सचेंजर की इफिशियंसी वो कम होने लगती है, वो आपको बताना है। मतलब एक हीट एक्सचेंजर के प्रॉब्लम्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जल्दी जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फॉलिंग। मतलब जब आप सपोज करो एक हमारा हीट एक्सचेंजर है उसके सरफेस या ट्यूब्स पे बहुत सारे मड या हमारा स्केलिंग फॉर्मेशन हो गया धीरे धीरे धीरे, तो उसके चक्कर में हमारा हीट ट्रांसफर एरिया कम होता जाएगा। हीट ट्रांसफर एरिया कम होता जाएगा तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगा, जिससे एफिशिएंसी कम हो जाएगी, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 अपना क्या बात कर देते हैं। द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट यू के बारे में बात कर रहा है। रिप्रेजेंट क्या बताता है हमें बताना है। नंबर ए, हीट कंडक्टेड थ्रू ए सॉलिड ओनली, या नंबर बी, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल थर्मल रेजिस्टेंस ड्यूरिंग हीट ट्रांसफर, या नंबर सी, ये फ्लूइड डेंसिटी के बारे में बात करेगा, या नंबर सी, पंप की इफिशियंसी के बारे में बात करेगा। किसके बारे में बात हो रहा है? ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट के बारे में बात हो रहा है। तो इन चारों में से कौन सा आपको सबसे बेस्ट आंसर लग रहा है, वो आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हमारा कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल थर्मल रेजिस्टेंस ड्यूरिंग हीट ट्रांसफर। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 अपना क्या बात कर रहा है। Which type of heat exchanger is generally preferred for small capacity heat transfer application? जहाँ पे हमें थोड़ी कैपेसिटी की हीट ट्रांसफर करनी होती है वहां पे कौन सा टाइप का हीट एक्सचेंजर हम लोग यूज करते हैं आपको बताना है। नंबर ए, प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर, नंबर बी, सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, नंबर सी, डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, या नंबर डी, एयर कूल्ड हीट एक्सचेंजर। इन चारों में से कौन सा हीट एक्सचेंजर हम लोग यूज करते हैं जब हमारा क्या होता है, स्मॉल कैपेसिटी का हीट ट्रांसफर करना होता है उस समय के लिए। ठीक है, जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि सबसे आंसर आपको बेस्ट कौन सा लग रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डबल पाइप हीट एक्सचेंजर। आपको पता है हीट सेंसिटिव और जहाँ स्मॉल क्वांटिटी मटेरियल का हीट ट्रांसफर करना होता है वहाँ पे हम डबल पाइप हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं इंडस्ट्री में। बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद लास्ट 5 क्वेश्चन और आपके पास रहेंगे। Which component of cell and tube heat exchanger supports the tube and direct cell side fluid? मतलब ऐसा कौन सा हीट एक्सचेंजर में ऐसा सपोर्ट की तरह यूज करते हैं किस चीज को, कंपोनेंट को, और जो हमारे ट्यूब साइड के जो मतलब सेल साइड के जो फ्लूइड होते हैं उसको डायरेक्ट भी करता है। ठीक है ना, समझ आया कि ट्यूब को सपोर्ट भी करे और जो सेल साइड में लिक्विड हो उसको डायरेक्शन भी प्रोवाइड करे। ऐसा क्या है? नंबर ए, नोजल, नंबर बी, बैफल, नंबर सी, गैस्केट, या नंबर डी, फ्लैंज। इन चारों में से सबसे बेस्ट आंसर आपको क्या लगता है इस कंडीशन के लिए कि जो सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में ट्यूब को सपोर्ट भी करे और सेल साइड के लिक्विड को डायरेक्शन भी प्रोवाइड करे। ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी बताइए। मैंने मल्टीपल टाइप हीट एक्सचेंजर पढ़ाया हुआ है, हीट ट्रांसफर ऑपरेशन में भी पढ़ाया हुआ, तो आप बिल्कुल आंसर लगा सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बैफल जो होता है वही है। उसके मल्टीपल काम है, ट्यूब को सपोर्ट करना, टर्बुलेंस क्रिएट करना, सेल साइड के मटेरियल को जो होती है लिक्विड उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करना, मल्टीपल पर्पज है उसके। ठीक है ना, यहाँ पर सारी चीज आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बात कर रहा है। विच फ्लूइड इज जनरली प्लेस्ड ऑन द ट्यूब साइड ऑफ सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर? सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में किसको हम अपने ट्यूब साइड में एंट्री देते हैं उसके बारे में बताना है। नंबर ए, जिसका हाई प्रेशर और कोरोजिव फ्लूइड हो उसको, नंबर बी, जिसका लो प्रेशर और क्लीन फ्लूइड हो उसको, या नंबर डी, जो एटमॉस्फेरिक एयर हो सिर्फ उसको, या नंबर डी, स्टीम, केवल सिर्फ स्टीम को उसमें डालते हैं। तो बताना ट्यूब में इन चारों में से किसको फीड किया जा सकता है। ठीक है ना, रीजन मैंने मल्टीपल टाइम बताया जब सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर पढ़ा रहा था तो क्यों ऐसा करते हैं, बट यहाँ आपको बताना है कौन सा यूज करेंगे। तो जल्दी जल्दी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जिसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और जो कोरोजिव फ्लूइड होता है उसको यूज करते हैं, क्योंकि आपको पता है जो कोरोजिव फ्लूइड होगा वो जल्दी जल्दी किसी चीज को कोरोज कर देगा। अगर हम सेल साइड में रखेंगे तो सेल को चेंज करना पॉसिबल नहीं होता, बहुत कॉस्टली भी है, इतना नॉर्मल भी नहीं है। ट्यूब को क्या कर सकते हैं हम लोग, ट्यूब को निकाल के चेंज कर सकते हैं, कॉस्ट भी कम लगती है, इसलिए हम कोरोजिव फ्लूइड को ट्यूब में इनलेट कराते हैं। ठीक है ना, बेसिक चीज ये है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 अपना क्या बात कर रहा है। Which type of evaporator provides better steam economy? मतलब ऐसा कौन सा इवापोरेटर है जिसकी स्टीम इकोनॉमी सबसे बेस्ट आपको बताना है। नंबर ए, सिंगल इफेक्ट इवापोरेटर, नंबर बी, ओपन पैन इवापोरेटर, नंबर सी, मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर, या नंबर डी, नेचुरल सर्कुलेशन इवापोरेटर। इन चारों इवापोरेटर्स में कौन है जिसकी स्टीम इकोनॉमी सबसे बेस्ट है? इन चारों में से आपको ध्यान रखिएगा, पूरा में से आप बताने मत लग जाइए, इन चारों में से सबसे बेस्ट कौन सा आपको उसका आंसर देना है। तो जल्दी जल्दी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक की जो स्टीम निकलती है यहाँ से वेपर्स, वो दूसरे के लिए हम हीटिंग के लिए यूज कर लेते हैं। ठीक है ना, इसलिए ऐसा किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 मल्टीपल टाइम एग्जामिनेशन में पूछा गया स्टीम इकोनॉमी के बारे में। तो क्या है स्टीम इकोनॉमी इज डिफाइंड एज, मतलब किस तरीके से डिफिनेशन पूछना चाह रहा है। नंबर ए, अमाउंट ऑफ स्टीम सप्लाइड पर केजी ऑफ फीड। ठीक है, नंबर बी, किलोग्राम ऑफ वाटर इवापोरेटेड
पर किलोग्राम ऑफ स्टीम फीड, मतलब जो स्टीम यूज करते हैं। नंबर सी, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ऑफ स्टीम, या नंबर डी, प्रेशर डेवलप्ड इनसाइड द इवापोरेटर। इन चारों में से कौन सबसे बेस्ट तरीका बताता है स्टीम इकोनॉमी को डिफाइन करने का, वो आपको बताना है। जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि क्या आपको सबसे बेस्ट लगता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, किलोग्राम ऑफ वाटर इवापोरेटेड पर किलोग्राम ऑफ स्टीम यूज। मतलब 1 किलोग्राम अगर स्टीम यूज किए हैं तो उसे 1 किलोग्राम ऑफ वाटर इवापोरेट होता है, तो उसको स्टीम इकोनॉमी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, उसके बाद लास्ट एक क्वेश्चन और आपके लिए बचे हुए हैं। व्हाई इज द प्रेशर रिड्यूस्ड फ्रॉम वन इफेक्ट टू द नेक्स्ट इन मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर। मतलब अगर ये देखो मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर समझ करो है ऐसे टाइप का, ठीक है ना। तो इसमें कहना चाह रहे इसमें जो प्रेशर रहेगा उससे कम प्रेशर इसमें और इससे कम प्रेशर इसमें क्यों रखा जाता है, क्वेश्चन पूछ रहा है। नंबर ए, टू रिड्यूस इक्विपमेंट कॉस्ट। नंबर बी, टू इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। नंबर सी, टू अलाउ बॉइलिंग एट प्रोग्रामेशनली, मतलब धीरे 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 लोअर टेम्परेचर। या नंबर डी, टू इंक्रीज स्टीम प्रेशर। इन चारों में से सबसे बेस्ट तरीका कौन सा बताता है क्यों मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर में प्रेशर स्टेप बाय स्टेप कम होता जाता है, आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टू अलाउ बॉइलिंग टू प्रोग्रेसिवली लोअर टेम्परेचर। मतलब जो बॉइलिंग हुआ पहले अगर सपोज करो 100 डिग्री पे कोई चीज बॉयल हो रहा था तो हो सकता है 95 में अगले में हो जाए, हो सकता है उसके बाद और कम रहेगा तो 90 पे ही बॉइलिंग होने लगे। तब मुझे ज्यादा हीट नहीं देनी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। कम हीट देंगे तो स्टीम बचेगा, ठीक है ना, तो इकोनॉमी हमारी बढ़ती जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाता है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 अपना क्या बात कर रहा है। Which industry commonly used multiple effect evaporator for concentration solution। मतलब इंडस्ट्री में कौन सा इवापोरेटर जो मल्टीपल इंडस्ट्री में से कौन सा इंडस्ट्री है जो मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर को कंसंट्रेट करने के लिए यूज किया जाता है सोल्यूशन को। नंबर ए, पेट्रोलियम रिफाइनरी वल्ली। या नंबर बी, टेक्सटाइल डाइंग वल्ली। या नंबर सी, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। या नंबर डी, शुगर, पेपर, केमिकल या फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर। सिंपल क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर कौन सी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शुगर इंडस्ट्री, क्योंकि आपको पता है वहां भी इवापोरेशन बहुत करना होता है। पेपर इंडस्ट्री बहुत सारे पानी इवापोरेट करने होता है। मल्टीपल केमिकल या फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये था आज का 50 क्वेश्चन अपना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपने इतना पेशेंस बना के इतनी चीजें देखी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है आपके लिए कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आप चैनल को, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्त जो HRL का पेपर देने वाले हैं उनको शेयर जरूर करिएगा। स्वार्थी हम लोग को नहीं बननी होती है दूसरों की तरह, हमें एक सीट चाहिए, पूरी वैकेंसी हमें नहीं चाहिए। तो अपना भी भला हो, अपने साथ में अपने दोस्त का भी भला हो, ताकि साथ में वहां जाके एंजॉयमेंट करें ना। ऐसा क्या मजा कि आप अच्छा कमा रहे हैं पर अपना दोस्त घर पे ही बैठा हुआ है, ऐसा सही नहीं है, ठीक है ना। कोई भी चीज आपको डाउट लग रही है आप कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, बिल्कुल पूछ सकते हैं। जो पॉकेट नोट्स है वो मैं आपको कल तक प्रोवाइड करा दूंगा, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, ठीक है ना। और जो 3 वीडियो और आने हैं वो जल्दी जल्दी में, मतलब आपको 19 तक आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।